सभी को मेरा प्रणाम। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग मेरी कर्मस्थली रही है। शिक्षा यहीं से हुआ है। मुझे जो विषय दिया गया है कविता पर दिया गया है, और अभी जो बात खत्म हुई है वो भाषा पर खत्म हुई है, तो वहीं से अपनी बात को शुरू करना चाहता हूँ। यूरोप में विकास की संरचना को लेकर के जो भाषा सिद्धांत अपनाया गया वो मोनोलिंगुअल था, यानी पूरे यूरोप का विकास सिर्फ एक भाषा के आधार पर हो सकता है। मोनोलिंगुअलिटी को उन्होंने प्रश्रय दिया। यहीं पर मैं बात रखना चाहता हूं कि आजाद हिंदुस्तान में संविधान निर्माताओं ने वे कौन से कारण थे कि मल्टीलिंगुअलिटी की बात की। दरअसल इस देश की जो आत्मा है वो एक नहीं है, बल्कि यूं कहा जाए कि उसका धड़कता हुआ हृदय हिंदी है, लेकिन उसकी जो ये भाषाएं हैं, जितनी बहुलता है, जो भाषाई बहुलता है, वही उसका प्राण तत्व है। और उसको स्पंदित करती हुई जो हृदय की धड़कन है संपर्क भाषा के रूप में, वो हिंदी है। हिंदी इन अर्थों में किसी की भी मातृभाषा नहीं है। बहुत सारी बातें 2 दिन से हो रही हैं, जहां तक मैं देख सुन और समझ पाया। ये दोनों तरफ से बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए कि जब हम हिंदी को मातृभाषा मानते हैं तो सही मायने में हम अपनी ही मातृभाषा को बहिष्कृत कर देते हैं। भोजपुरी से मेरा नमक का रिश्ता है। भोजपुरी ने मुझे नमक दिया, पहली बार पांव रखने की जमीन दी, जिसे मैंने समझा, जाना और देखा। ये भी भोजपुरी के लिए कहा जाता है कि जैसे अवधी के पास बहुत समृद्ध और लिखित साहित्य दिखाई देता है, वैसा वहां पर नहीं है, या ब्रज का जैसा साहित्य वैसा वहां दिखाई नहीं देता। लेकिन मैं यहां पर थोड़ा सा रुक करके बात कहूंगा कि ऐसा नहीं है। आप देखिए कि अगर हम यह मानते हुए भी कहें कि हिंदी के या हिंदी क्षेत्र की जो तमाम बोलियां हैं, उन बोलियों में सबसे ज्यादा बहुलता अगर किसी भाषा में दिखाई देती है तो वो भोजपुरी है। भोजपुरी का एक रूप नहीं, अनेक रूप है। जैसे अभी अविनाश जी बता रहे थे कि नागपुरिया की बात कर रहे थे। आप देखिए कि यही काशी की भोजपुरी बिल्कुल अलग हो जाती है। वहीं आप जाइए तो जौनपुर और आजमगढ़ का जो हिस्सा है, शाहगंज, वहां पर आधे हिस्से में आपको अवधी बोलते हुए लोग मिलेंगे, और जो आप सड़क क्रॉस कीजिएगा आपको भोजपुरी में बोलते हुए लोग मिलेंगे। तो ये जो बाइनरी, ये जो हिंदी क्षेत्र के भीतर जो भाषाएं हैं, मैंने बोलियां नहीं कहता, और भाषा के ज्ञान में भी एक तरह से देखा जाए तो बोली के भी वही तत्व होते हैं जो भाषा के तत्व होते हैं। ये समझने का हेर फेर है। दरअसल ये सब भाषाएं हैं, एक भाषा जो कि सूत्र में एक दूसरे के साथ। सवाल यह भी उठता है कि हिंदी बोलियों को देती है, यानी अन्य भाषाओं को देती है, पश्चिमी हिंदी पूर्वी हिंदी को देती है, या उससे लेती है। दरअसल यह दोनों, या और भी जो भोजपुरी भी है, वह भी एक दूसरे से लेते चलते हैं। दरअसल आप गौर से देखिए कि इस पूरे भाषा भूगोल में कहीं कोई अंतर, बिलगाव, सांस्कृतिक असमानता जैसी कोई चीज नहीं है। खुसूसियत है, सांस्कृतिक खुसूसियत जिसको हम कह सकते हैं, अपनी एक पहचान है। भोजपुरी के खास क्षेत्र तक जाइए तो वहां पे अपनी एक सांस्कृतिक पहचान बनती हुई नजर आती है। मैं शिवपूजन सहाय को पढ़ रहा था
श्री पूजन सहाय जी ने जब भोजपुरी के इतिहास के निर्माण का आधार जब लिया, पूर्व के जो प्रयास हुए हैं, खास करके जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिस तरह से हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया है, लगभग उसी काल विभाजन को वो स्वीकार करते हैं। और कहा जाए तो भोजपुरी के तमाम ऐसे जो बड़े काम करने वाले लोग हैं जिन्होंने खूब लिखा है, उन सारे लोगों ने लगभग उसी को स्वीकार किया। एक बड़ी अच्छी बात यहाँ सामने आई खुल करके कि जब भी कुछ होता है तो हम हाथ उठा करके संस्कृत की ओर चल देते हैं। मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगा कि भाषा प्रकरण जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल बात कर रहे होते हैं और पुरानी हिंदी का जब मसला चलता है या अपभ्रंश का जब मसला चलता है, तो आप देखिए कि सारी भाषाओं की जो जननी का सूत्र मिलता है वो उसी अपभ्रंश से मिलता है। जाहिर सी बात है कि जो भोजपुरी है वह भी वहीं से निकलती हुई हमारे सामने आती है। इस रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो कथन है बड़ा मुझे मौजूद लगता है, कम से कम भाषा के संदर्भ में, जब वो कहते हैं कि अपभ्रंश पर हिंदी वालों का ही क्यों अधिकार हो, एक अधिकार क्यों हो, जबकि हम भाषा के विकास के क्रम में देखते हैं उससे जो भारत की भाषाएं हैं, आधुनिक भाषाएं हैं, उनकी निष्पत्ति उसी अपभ्रंश से होती है। दरअसल ये भाषा अध्ययन के अंतर्गत ये कुछ पड़ाव हैं जिनके आधार पर, या प्राकृतों की जब हम बात करते हैं तो प्राकृत के आधार पर, वो प्राकृत कुछ तो ऐसे प्राकृत हैं जिनके बारे में हम तथ्य नहीं इकट्ठा कर सकते, लेकिन ये अनुमान एक बनाया गया जिसको कहते हैं थ्योरम जैसा बनाया गया, भाषाविदों ने थ्योरम बनाया और उसी थ्योरम को ट्रांसमिट किया अपभ्रंश के रूप में। तो सबका अवदान वहां पर मौजूद है। मुझे लगता है कि गुजरात से लेकर के आप बंगाल तक जाइए और बंगाल से लेकर के आप पहाड़ तक जाइए, आपको कोई न कोई ऐसा शब्द जरूर मिलेगा जो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अभी पिछले सत्र में गुरुवर बलराज सर बहुत सारे भोजपुरी के आर्काइव शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। यह अलग बात है कि हम शब्द संधान में इतने समर्थ और इतने ज्यादा, जिसको कहा जाए कि हमारे पास शब्द हैं, कि उनका हम आर्काइव डिक्शनरी नहीं बनाते, जिसकी ओर सर ने संकेत किया। आप गौर से देखिए तो अंग्रेजी की जो पूरी स्ट्रीम है, जो ज्ञान परंपरा है, वो अपने पुराने शब्दों को छोड़ते नहीं है, वो आर्काइव डिक्शनरी बना करके रखते हैं ताकि ज्ञान का वो संरक्षण है कि उस तरह के जो पाठ है उनका जब अर्थ किया जाए तो वो सारे वहां पर शब्द अगली पीढ़ी को मिल सके, जिसको कहते हैं डाटा फॉर्मेशन। उस तरह का डाटा फॉर्मेशन, जाहिर सी बात है कि उस तरह के डेटा फॉर्मेशन में खास करके वो भाषा और साहित्य पीछे रह गए जहां पर कोई उस तरह का वैसा आंदोलन प्रभावी रूप से सामने नहीं आया। मैं दो शब्द लेता हूं। एक शब्द है ओदा, अवधी में खूब चर्चित है ओदा शब्द। आप देखिए कि गुजराती में भी ओदा अवधी से ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ओदा का मतलब होता है गीला। तातल, तातल तातल का प्रयोग सर हर जगह होता है, लेकिन अभी हम नहीं करते हैं सर। और सबसे मजेदार बात आप देखिए कि भाटा शब्द का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, बैगन शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन आप देखिए कि सरिता बुद्धू मैडम यहाँ बैठी हुई हैं, आप उनसे पूछिएगा तो उनके यहाँ भाटा शब्द का प्रयोग अभी भी बड़े जिसको कहा जाए कि रवानगी के साथ किया जाता है। हॉलैंड में भी रवानगी के साथ किया जाता है, क्योंकि वो जो भोजपुरी लेके गए थे उसकी जो शब्द संपदा थी वो जहां पे थी वहीं स्टैग्नेंट रही, और उसको नए संदर्भों के साथ विकसित होने के लिए जो अपने समकालीन सहजीवी भाषाएं थीं या जो अन्य जगहों से आए हुए गिरमिटिया थे उनसे मिली हुई जो भाषाएं थीं, उनके जो शब्द थे, उनसे मिल करके उन्होंने क्रियोल बनाया। तो भाषा हमेशा स्टैग्नेंट नहीं होती। इसीलिए कबीर ने जब कहा कि भाखा बहता नीर, तो भाषा हमेशा नीर ही होता है जो बहता रहता है, लेकिन उस नीर उस हमेशा
उस आगे बढ़ने के लिए उसे पानी की आवश्यकता होती है। इसीलिए आप देखिए कि अंग्रेजी के भीतर दुनिया की तमाम भाषाओं के शब्दों का बिना किसी मोह के प्रयोग कर लिया जाता है। हमारा डकैत वहां पर अंग्रेजी का शब्द बन जाता है। जो भाषा जितनी लचीली होगी, आप समझिए कि उसे वो उतनी आसानी से मरने वाली नहीं है। और जिस भाषा के लोग जुझारू होंगे, उस भाषा का साहित्य और उसकी जो सांस्कृतिक समृद्धि है वो रुकने वाली नहीं है। कम से कम मुझे लगता है कि भोजपुरी के संदर्भ में, जैसा कि शिवपूजन सहाय जी ने लिखा और हम सब जानते भी हैं कि भोजपुरी का आग्रह या भोजपुरी के कवियों का आग्रह व्याकरण को लेकर के नहीं रहा है। इसीलिए आप देखिए कि भोजपुरी की अनेक स्वरूप हमें बिहार के भीतर ही मिलता है। जैसे आप देखिए छपरा की भोजपुरी को उठा लीजिए, वहां रेघानी की बात ज्यादा है, गैल खैल, ये जो दूर तक शब्दों का संधान। आप पटना तक जाइए, वहां पर आप देखिए कि मगही का प्रभाव वहां की भोजपुरी में मिल जाता है। मैं बहुत दिनों तक मोतिहारी रहा, वहां जो बज्जिका है उसका प्रभाव वहां मिल जाता है। बड़ी मुश्किल से मैंने भोजपुरी को सीखा। उसमें हिंदी विभाग का ही बड़ा अवदान है कि हमारे मित्र जो हैं बहुत सारे बलिया के थे, बहुत सारे बिहार के थे। तो इस तरह से मुझे भोजपुरी को जानने का अवसर मिला। मैं यहां पर एक बात और कहना चाहता हूं कि भोजपुरी जो है और उसका जो भाषा संसार है, सभी ने कहा कि वीर प्रकृति है, जाहिर सी बात है वीर प्रकृति है। एक बहुत बड़ी बात जो मैं समझता हूं, मैं आपके सामने प्रस्तुत भी करना चाहता हूं। आप सहमत हो भी सकते हैं, सहमत नहीं भी हो सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तर में जो भक्ति दक्षिण से आई और उसके प्रभाव में जो एक संत साहित्य का निर्माण हुआ, आप गौर से देखिए कि हिंदी पट्टी के ज्यादा से ज्यादा जो संत हैं वो अनपढ़ हैं। और इसे हम अगर थोड़ा सा डिकोड करते हुए इस रूप में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ज्ञान की अकादमिक एकल भाषा के वर्चस्व के समानांतर एक बहुभाषिक ज्ञान की अकादमिक खोज और संधान करता हुआ वो संत साहित्य, आप गौर से देखिए तो हिंदी पट्टी से लेते हुए पंजाब और पूरे पाकिस्तान तक चला जाता है। तो इसका जो प्रभाव है वह प्रभाव इसलिए बना, या यूं कहा जाए कि यह शक्ति इस रूप में खड़ी हुई कि जो जनपदीय भाषाएं थी उनकी जो ऊर्जा थी, उनकी जो शक्ति थी, उसने संत साहित्य के अनपढ़, जिनको कहा गया अनपढ़ ज्ञानवान वैचारिकी को संघर्ष करने के क्रम में खड़ा किया। और हम देखते हैं कि एक बड़ा साहित्य हमारे सामने नजर आता है। तो ज्ञान की जो अकादमिक एकल वर्चस्व था, उस वर्चस्व को, भाषिक वर्चस्व को इन जनपदीय भाषाओं ने तोड़ा, और जब तोड़ा तो एक बड़ा विस्तार भी किया। और मुझे लगता है बावजूद इसके कि मेरी मातृभाषा अवधी है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो भोजपुरी है वो भोजपुरी का जो विस्तार है वो अन्य की अपेक्षा कहीं ज्यादा है। इसीलिए आप देखिए कि भोजपुरी का जो काव्य मंच है वह भी बहुत समृद्ध है। इन अर्थों में बहुत समृद्ध है कि संतों का साहित्य, आप देखिए यहाँ पर बाकायदा, जैसा कि निरंजन जी बता रहे थे, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता क्योंकि मेरा समय कम होगा। तो नाथू सिद्धों की भाषा से लेकर के आप चीजों को अगर गौर कीजिए तो जो जितने सिद्ध इधर पैदा हुए हैं उनकी भाषाओं के भी, उनकी भाषाओं में भोजपुरी के शब्दों का कहीं न कहीं हमें संधान मिल ही जाता है। उसी तरह से
गोरखनाथ को आप देख सकते हैं, नाथों को देख सकते हैं। शब्दी उनकी जो है हसीबा खेलिबा रहीबा रंग काम क्रोध न करीबा संग हसीबा खेलिबा गाइबा गीत गीत करी राखीबा आपन चित। गोरखपुर से ये। उसी तरह से आप देखिए कि भर्तृहरि है जो 12 मासा लिख रहे हैं कि भादो रयनि भयावनी हो गरजे में घहराए बिजुरी बिजुरी चमके जियरा ललचे हो के करा सनन उठ जाए। भर्तृहरि लिख रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे, कबीर पर बात हो चुकी है। मैं कमाल की बात करता हूं। कमाल को बड़े उसके साथ स्वीकार किया है वहां पर। कमाल और कमाली के संदर्भ को यहां रखना चाहूंगा कि कबीर के पुत्र कमाल पर जो टिप्पणी चलती है लोक में, उससे अलग भोजपुर में एक स्वीकृति है कबीर के पुत्र कमाल की, कि उपजा कपूत करके जो वहां पर है, उसकी जगह भोजपुरी समाज में कमाल को लेकर के एक जो पद है कि समझ बूझ दिल खोज प्यारे आशिक होके सोना का जिन नयनों से नींद गंवावल तकिया ले बिछौना का रूखा सूखा राम के टुकड़ा चिकना अबर सलोना का कहत कमाल प्रेम के मार्ग शीश दे फिर रोना क्या। आप देखिए कि भले ही कमाल को लेकर के बहुत, यानी ये जो संरक्षण है वो भोजपुरी में मौजूद है। और एक कमाली के संदर्भ में भी कहा जाता है कि सैया निकस गए मैना लड़ी थी। अब आप गौर से देखिए कि यह एक पंक्ति जो हमारी सांगीतिक दुनिया है, संगीत की दुनिया है, ठुमरी से लेकर के हर चीज को आप उठा के देखिए, ये पद या ये पूरा का पूरा वाक्य जो है, सांगीतिक वाक्य कितने बंदिशों में मौजूद है। तो इस तरह से आप देखें, धर्मदास तमाम, भट्टरी घाट को हम जानते ही हैं, मैं वहाँ पे गुलाटी दास, दरिया साहब, ये सारे लोग जो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई जो हमारी जमीन है उस पर, धरनी दास हो गए, सैयद अली मोहम्मद शाद। मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दिवसावसान का समय है और सब बुझ जाए, तो मैं भी नहीं चाहता क्योंकि अभी 2 लोग को और बोलना है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहता हूँ कि जो आधुनिक परिवर्तन हो रहे थे उस पर भी भोजपुरी के भीतर नोटिस लेती हुई कविताएं हमें दिखाई देती। जैसे रेलगाड़ी एक बड़ी घटना थी और रेलगाड़ी पर रामचरित तिवारी जो डुमराव राज के दरबारी कवि थे, उन्होंने एक कविता लिखी है। 3 कविता उस तरह से है और तीनों अलग अलग किस्म की कविता है। जेकरा प्रसाद से सवारी रेलगाड़ी चढ़ी, छोटे छोटे दामे बड़ी दूर देखी आइले, जब सरकार सब उपकार करते बा, तब अब हमनी के कौन हरज बा। उर्दू बदली, ये 2 लाइनें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, उर्दू बदली देवनागरी अक्षर चले, इहे वो साहब से एक हरी आरज बा। यानी यहाँ पर आप देखिए कि वो भी जो हिंदी और उर्दू का एक लड़ाई है, उसको लेकर के भी यहाँ पर नोटिस की जाती है, की जा रही है। इसके अलावा मैं एक सरभंग संप्रदाय जो कि मोतिहारी के करीब एक नए ढंग से संतों की खोज की गई। उसमें भीखम राम जो मोतिहारी से ही हैं, टेकम राम वहीं से हैं, छत्तर बाबा, केशव दास उसी मोतिहारी से। ये नाम परिगणन मैं इसलिए कर रहा हूं कि इतने सारे नाम हैं जो भोजपुरी की कविता को समृद्ध बनाने में, उसके इतिहास को रचने में एक लंबी यात्रा तय करते हैं। और जब हम भोजपुरी की बात करते हैं या ऐसे आलोचक जो ये मान करके चलते हैं कि उस तरह का नहीं है, तो मुझे लगता है कि उन्हें एक बार जरूर जो काम हुए उन्हें देखा जाना चाहिए। आप देखिए कि वहीं पर वीर कुंवर को लेकर के जो फाग गाया जाता है, उसकी अपनी एक अलग रवायत है। 1857 की जो क्रांति का स्वरूप है उसको लेकर के भी आप देखिए तो भोजपुरी के भीतर एक तरह से वीर कुंवर सिंह को लेकर के तमाम फाग वहां पर मौजूद है।
अब हम थोड़ा बनारस की भोजपुरी पर आए तो थोड़ा सा अगर हम बिलगाते हुए भी देखें और उस पूरी परंपरा को देखें तो गजल, भोजपुरी गजल की पुरानी परंपरा में ते गली खड़े हुए हमें नजर आते हैं। बावजूद इसके कि उनकी उन रचनाओं में वो जो इश्क और माशूक का मसला है वही मौजूद है, वो उस तरह से क्रांतिकारी नहीं है, लेकिन भोजपुरी की अपनी एक अनूठी गजल परंपरा को वहां पे ते गली दिखाते हैं। उसी क्रम में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, पंडित बेनीराम जो कजरी लिखा करते थे। काहे मोरी सुधि बिसराए रे विदेसिया, तड़प तड़प दिन रैन गवायो रे, काहे मुँह से नहिया लगाए रे विदेसिया, अपने तो कुबरी के प्रेम भुलाने रे, मोह लिख जोग पठाए रे विदेसिया। इसका जिक्र भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र ने अपनी पुस्तक हिंदी भाषा में कजरी व्याकरण लिखते हुए इसका उदाहरण दिया है। तो इसी तरह से कवि काकी हैं जिन्होंने रेलगाड़ी पर लिखा हुआ है कि चलल रेलगाड़ी रन रेज तेज धारी, बुझाए खूब भारी हा कार कहते जात बा, वैसे सब सूखा बा जहां बात हो अजूबा, रंग रेज मनसूबा सब लोग के सुहात बा। इसी तरह से आप देखिए कि बकस कवि ने भी रेलगाड़ी पर लिखा है और क्या प्रयोग किया है, लाजवाब ये पूरा का पूरा छंद है कि भक भक करत चलत जब हक हक, भक भक करत चलत जब हक हक, धक धक करत धरत धम धम के, कम कम चले में बाज रहे छम छम, छम छम चले में चम 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 के। ये वो कवि हैं जो जिसको कहा जाए कि जिन्हें कहीं पर भी स्कूल जाने का अवसर नहीं मिला है, जो एक तरह से देखा जाए कोई व्यवसाय करने के क्रम में उस व्यवसाय के लिए लिख रहे थे। तो बहुत सारी जो यहाँ पर मुझे लगता है कि भोजपुरी की जो ताकत है उस ताकत में प्रतिरोध की जो एक क्षमता है वो उसकी कविता में पूरी की पूरी दिखाई देती है। मैं दो उदाहरण और देकर के अपनी बात को समाप्त करूंगा। पहली तो मैं कविता उठाना चाहता हूं भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र की कि लिखाए नहीं देते हो, पढ़ाए नहीं देते हो, सैया फिरंगिनी बनाए नहीं देते हो, लहंगा दुपट्टा नीको न लागे, मेमन का गाउन मंगाई नहीं देते हो, वह गोरिन हम समर लिया, नदिया पे बंगला छवाए नहीं देते हो, सरसों का उपटन हम ना लगेबे, साबुन से दहिया मलाई नहीं देते। ये जो कविता है वो बताती है कि भोजपुरी पिछड़ा हुआ इलाका नहीं है, उसमें जो उसकी जो पूरी वैचारिकी है वो कितनी प्रतिरोध की और कितनी ऊर्जावान वैचारिकी है, जो बड़े संघर्ष के साथ नए का स्वागत करती है। एक और उदाहरण मैं देकर के अपनी बात को समाप्त करता हूं। ये कविता मैं इसलिए यहां पर रख रहा हूं कि ये लंबी कविता है और इस लंबी कविता में जो भोजपुरी की कविता आज क्यों खत्म हो रही है उस पर पूरी की पूरी कविता बहुत मौजूद है। चंदेव यादव की कविता है कुशल छेम सब अच्छा। इसको पढ़ करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं कि देखिए ये कुशल छेम सब अच्छा, शहर और गांव के बीच जो भोजपुरी का जो जुड़ाव तंतु है उस तंतु को बड़े अच्छे ढंग से व्याख्यायित करती हुई कविता है। काहो रमई आवा आवा, कब अइलाह उतर बतावा, कुशल छेम सब अच्छा अच्छा अच्छा। गांव जवार का मनई कैसे, गांव जवार का मनई कैसे, छोटका बड़का ठाकुर बाभन नाऊ धोबी नई बरई कैसे, दादी आजी माई कैसे, कैसे बांटे लड़का बच्चा, बिटिया का शादी कैला है 10,000 कर्जा कैला है, अब बर अबही बेरोजगार है, का कहला है ससुरा तो एकदम गंवार है। ये जो शहर और गांव का संवाद है भोजपुरी के भीतर, ये हम छोड़ चुके हैं और यही हमारे इस दौर की सबसे बड़ी त्रासदी है। भोजपुरी नहीं मर रही है, हम उसे मार रहे हैं, उस संवाद को मार रहे हैं
जिस संवाद के साथ भोजपुरी अपनी ऊर्जा के साथ यहाँ तक यात्रा की है, उस यात्रा का जो पड़ाव है उसके हमी हत्यारे के रूप में दिखाई दे रहे हैं। यह संवाद अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।